क्या कभी किसी ने सोचा है कि पाइथन में ऑटोमेशन का कोड लिखना और ये तय करना कि नया फोन ईएमआई पर लेना है या नहीं, इन दोनों कामों में असल में एक ही तरह का मेंटल मसल इस्तेमाल होता है? हाँ, मतलब सुनकर काफी अजीब लगता है ना। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ कोडिंग है जिससे लोग आजकल बस सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम मानते हैं, और दूसरी तरफ पर्सनल फाइनेंस है। जिसे हम चुपचाप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर छोड़ देते हैं। सही कहा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनिया असल में एक ही फॉर्मूला पर चलती हैं, इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिसमें करियर गाइड्स हैं, डैनियल वॉन्ग जैसे एक्सपर्ट्स के फाइनेंशियल लिटरेसी वाले आर्टिकल्स हैं, और उसके साथ ही कोडिंग ट्यूटोरियल्स और कुछ बेहतरीन प्रोडक्टिविटी गाइड्स का एक भारी भरकम स्टैक शामिल है। और इन सबको देखकर एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आता है, खासकर इसलिए क्योंकि हम आज़ादी को बस बैंक में पड़े कुछ पैसों या किसी अच्छी जॉब के तौर पर देखते हैं, जबकि हमारे स्रोत एक बहुत ही अलग कहानी बयान कर रहे हैं। हाँ, इन गाइड्स का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा कोई एल्गोरिदम हो या फिर किसी बैंक अकाउंट का स्प्रेडशीट, इन दोनों के पीछे का कोर लॉजिक बिल्कुल एक समान है। यानी ये असल में सिस्टम डिजाइन की बात है। एकदम सही। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं इस जानकारी के खजाने में गोता लगाने के लिए बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि होता क्या है कि जब भी करियर प्लानिंग या फाइनेंस की बात आती है ना, तो लोग अक्सर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारा डेटा, बहुत सारे नियम होते हैं। हाँ, तो आज हम उस शोर को कम करेंगे और इसके पीछे के असली विज्ञान को समझेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत वहां से करते हैं जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं। हमारा खाली समय। बिल्कुल, हमारा खाली समय, खासकर वो समय जो किसी बड़े प्रोजेक्ट, कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स या बोर्ड परीक्षाओं के तुरंत बाद आता है, जिसे हम द वॉइड कह सकते हैं। अच्छा, द वॉइड। हाँ, हमारे स्टैक में एड्यूगीक्स और रमन डिजिटल इंस्टीट्यूट की जो प्रोडक्टिविटी गाइड्स हैं, वो इस खाली समय को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सख्त अप्रोच बताती हैं। उनका कहना है कि कोई भी नई स्किल सीखने से पहले सबसे पहले 48 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स करना ही होगा। एक सेकंड, डिजिटल डिटॉक्स मतलब स्क्रीन से पूरी तरह कट ऑफ? हाँ, पूरी तरह। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? मतलब हम इस पूरी चर्चा में डिजिटल स्किल्स की बात करने वाले हैं, जैसे कोडिंग और ऑनलाइन फाइनेंस मैनेज करने की बात चल रही है, और आप कह रही हैं कि शुरुआत स्क्रीन बंद करने से होगी। लगता है विरोधाभास, पर इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। देखिए, जब हम महीनों तक किसी परीक्षा या प्रोजेक्ट के हाई स्ट्रेस माहौल में रहते हैं ना, तो दिमाग का कॉग्निटिव लोड चरम पर होता है। डोपामिन रिसेप्टर्स लगातार ट्रिगर हो रहे होते हैं। तो दिमाग थक जाता है? सिर्फ थकता नहीं है। एड्यूटोपिया के स्रोत में छात्र जीवन और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक बहुत ही शानदार रिसर्च है। वो समझाते हैं कि इस क्रॉनिक स्ट्रेस के दौरान दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ऐसे में अगर हम तुरंत कोई नई कॉम्प्लेक्स स्किल सीखना शुरू कर दें, तो वो रजिस्टर ही नहीं होगी। एड्यूटोपिया इस स्ट्रेस को प्रोसेस करने के लिए पीयर शेयरिंग या को लिसनिंग का कॉन्सेप्ट देता है। को लिसनिंग यानी सहपाठियों या दोस्तों के साथ बैठना और एक दूसरे की बातों को बिना किसी जजमेंट के सुनना? बिल्कुल वही। जब हम अपने तनाव या थकावट को शब्दों में ढालते हैं और सामने वाला बिना कोई सलाह दिए सिर्फ सुनता है, तो दिमाग का एमिगडेला शांत होने लगता है। एमिगडेला जो डर और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। सही पकड़ा। ये डिटॉक्स और को-लिसनिंग असल में हमारे दिमाग की हार्ड ड्राइव को डीफ्रैगमेंट करने जैसा है। जब स्पेस खाली होगा, तभी तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा ना। ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है, पर यहां मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। मान लीजिए किसी ने अपना दिमाग रीसेट कर लिया। अब हमारे पास ग्लेनडेल इंटरनेशनल स्कूल की एक गाइड है जो बताती है कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में से सही स्ट्रीम चुनना भविष्य का सबसे बड़ा फैसला है। हाँ, वो एक बड़ा डिसीजन होता है। तो अगर किसी ने पहले से ही तय कर लिया है कि उसे लिटरेचर पढ़ना है या फाइन आर्ट्स में जाना है, तो वो अपने इस खाली समय में कोडिंग या फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सीखे? क्या उसे अपनी चुनी हुई फील्ड की गहराई में नहीं जाना चाहिए? ये सवाल सच में बहुत से लोगों के दिमाग में आता है, और यहीं पर मोहित मंगल की करियर गाइड हमारी बहुत मदद करती है। उनका विश्लेषण एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने रखता है। एआई के बारे में? हाँ, भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब इसे ऐसे देखिए, एआई असल में क्या कर रहा है? वो दुनिया के लगभग हर रेपिटेटिव टास्क और बेसिक डेटा प्रोसेसिंग को रिप्लेस कर रहा है। पर एआई इंसान की क्रिएटिविटी की जगह तो नहीं ले सकता? एकदम सही कहा आपने। क्रिएटिविटी, एम्पैथी और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता यानी जजमेंट, एआई इनकी जगह नहीं ले सकता। मतलब मशीनें काम कर सकती हैं,
लेकिन ये तय नहीं कर सकती कि कौन सा काम करना सही है या गलत। ठीक कहा। इसीलिए मोहित मंगल की गाइड इस बात पर जोर देती है कि स्ट्रीम चाहे कुछ भी हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, कोडिंग और फाइनेंस केवल विषय नहीं है। तो वो क्या है? ये सोचने के फ्रेमवर्क्स हैं, ये यूनिवर्सल स्किल्स हैं। अगर एक आर्ट्स का स्टूडेंट फाइनेंस समझता है तो वो केवल एक कलाकार नहीं रहता, वो एक आजाद क्रिएटर बन जाता है जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खुद निगोशिएट कर सकता है। अच्छा। और अगर उसे कोडिंग का लॉजिक पता है तो वो एआई टूल्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। ये स्किल स्ट्रीम की मोहताज नहीं है। बेहतरीन। तो अगर आज़ादी हासिल करने का पहला कदम अपने रिसोर्सेज को समझना और उन्हें कंट्रोल करना है, तो चलिए हमारे सबसे बड़े और सबसे तनावपूर्ण रिसोर्स की बात करते हैं, हमारा पैसा। तो अब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर बढ़ते हैं। डैनियल वॉन्ग का लेख युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए 9 प्रमुख वित्तीय कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करता है। इसमें सबसे बुनियादी और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो। और ये सिर्फ इनकम और एक्सपेंस का जोड़ घटाना नहीं है, ये पैसे की वेलोसिटी या गति को समझने के बारे में है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ रुक रहा है और कहाँ से लीक हो रहा है। और इस लीकेज को रोकने के लिए ही लोग बजट बनाते हैं। वॉन्ग के लेख में उस मशहूर रूल का जिक्र है, 50-20-20-10 का नियम। 50% जरूरतों के लिए, 20 इच्छाओं के लिए, 20 बचत के लिए और 10 दान या समाज को वापस देने के लिए। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड रूल माना जाता है। लेकिन रुकिए, क्या ये रूल आज के दौर में थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं लगता? मान लीजिए कोई अपनी पहली जॉब में है, मेट्रो शहर में रहता है, जहां सैलरी का 40% तो सिर्फ किराए में चला जाता है। वो 20% सेविंग्स कहां से लाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है। और फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब आंख बंद करके नियमों का पालन करना नहीं है। ये जो 50-20-20-10 का नियम है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक सिस्टम आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट है। मतलब हम इसे बदल सकते हैं? बिल्कुल। अगर मेट्रो शहर में जरूरतें 70% खा रही हैं, तो नियम को 70-10-10-10 कर दीजिए। यहाँ परसेंटेज महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है एलोकेशन की आदत डालना। ये तय करना कि पैसा अकाउंट में आते ही उसका काम पहले से निर्धारित हो। इसे अगर मैं एक अलग नजरिए से देखूं, मान लीजिए कि इनकम कंप्यूटर की रैम की तरह है। अब अगर बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड एप्स खोल रखे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, जैसे फालतू के सब्सक्रिप्शंस, हाँ, या इम्पल्सिव शॉपिंग, तो रैम पूरी भर जाएगी और सिस्टम लैग करने लगेगा, धीमा हो जाएगा। बजटिंग असल में कुछ और नहीं बल्कि कंप्यूटर का टास्क मैनेजर खोलना है और उन सभी बैकग्राउंड एप्स को फोर्स क्विट करना है जो बिना वजह बैंडविड्थ चूस रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आपका ये टास्क मैनेजर वाला उदाहरण कर्ज यानी डेट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझाता है। कर्ज के कंसेप्ट को कैसे? वॉन्ग के लेख में गुड डेट और बैड डेट का बहुत गहरा विश्लेषण है। लोग अक्सर कर्ज शब्द सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हम आपके उदाहरण पर चलें तो गुड डेट जैसे एजुकेशन लोन या कोई स्किल अपग्रेड कोर्स असल में सिस्टम में एक नया तेज प्रोसेसर लगाने जैसा है, और यानी वो फ्यूचर की प्रोसेसिंग पावर बढ़ाएगा। हाँ, ये आज थोड़ी बैंडविड्थ लेगा लेकिन भविष्य में प्रोसेसिंग पावर और कमाई को कई गुना बढ़ा देगा। और बैड डेट जैसे सिर्फ दिखावे के लिए क्रेडिट कार्ड पर कोई बहुत महंगी स्मार्ट वॉच या कार खरीद लेना, वो तो सीधा सीधा एक मैलवेयर या वायरस है। वो एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू शोरूम से बाहर निकलते ही तेजी से गिर जाती है, डिप्रिशिएट होती है, लेकिन उसका ब्याज कैश फ्लो को हर महीने अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। और ब्याज से याद आया, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, ये एक ऐसा टर्म है जो सबने स्कूल में पढ़ा तो था, लेकिन असल जिंदगी में इसकी ताकत को कम ही लोग समझ पाते हैं। बिल्कुल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा ऐसे ही नहीं कहा था। इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। इंसान का दिमाग लीनियर तरीके से सोचने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी 1 कदम चलेंगे तो 1 मीटर पहुंचेंगे, 2 कदम पर 2 मीटर। सही, लेकिन कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये पैसे से पैसा बनाने की मशीन है। इसमें समय सबसे बड़ा मल्टीप्लायर होता है। अगर कोई 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है तो 35 साल की उम्र में शुरू करने वाले व्यक्ति की तुलना में उसके पास आजादी का मार्जिन बहुत बड़ा होता है, भले ही वो उसे कम पैसा लगा रहा हो। बिल्कुल। टाइम मार्केट में सबसे बड़ा फैक्टर है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का असली लक्ष्य केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, ये भविष्य के स्ट्रेस को खत्म करके एक ऐसी मेंटल बैंडविड्थ तैयार करना है
जहां लोग अपने फैसले खुद ले सकें, ना कि किसी मजबूरी या ईएमआई के दबाव में आकर। एकदम सही। और यहीं से मुझे एक बहुत मजबूत कड़ी दिखाई दे रही है। जिस तरह फाइनेंस हमारे पैसों का प्रभाव को कंट्रोल करने का एक व्यवस्थित लॉजिक है, क्या कोडिंग बिल्कुल वही चीज नहीं है, बस मशीन्स के संदर्भ में? बिल्कुल। हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं कि उसे हमारी बैंडविड्थ बचाने के लिए क्या करना है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी से डिजिटल लिटरेसी की तरफ मुड़ते हैं तो नियम नहीं बदलते, सिर्फ टूल बदलते हैं। तो चलिए मशीन्स की भाषा को डिकोड करते हैं। हमारे पास daily.dev और क्लास सेंट्रल से कुछ बहुत ही बेहतरीन गाइड्स हैं। ये धारणा बहुत आम है कि कोडिंग केवल वही सीख सकता है जिसके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो या जिसे भारी भरकम गणित आता हो। लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि शून्य से शुरुआत की जा सकती है। क्लास सेंट्रल की रिपोर्ट साफ दिखाती है कि आज एजुकेशन पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। यानी कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। हाँ, हम हार्वर्ड का मशहूर CS50 कोर्स ऑनलाइन बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। कोड सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं। और जहां तक भाषाओं की बात है, पाइथन जैसी भाषा तो लगभग सामान्य इंग्लिश पढ़ने जैसी हो गई है। पाइथन वाकई काफी आसान है शुरुआत के लिए। और अगर इंटरनेट की दुनिया का ढांचा समझना है तो HTML और CSS मौजूद है और उसे इंटरैक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट है। लेकिन यहाँ मैं एक बात साफ करना चाहूंगा, हम यहाँ सिंटैक्स या कोड लिखने के ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं। हम कोडिंग के पीछे के आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कोई भी कुछ हफ्तों में कोड लिखना सीख सकता है, लेकिन असली स्किल है एक प्रोग्रामर की तरह सोचना। इसके कुछ बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। चलिए वेरिएबल्स का उदाहरण लेते हैं। जैसे स्कूल अलजेब्रा में x और y पढ़े थे। हाँ, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स असल में स्टेट मैनेजमेंट का तरीका है। ये मेमोरी में वो जगहें हैं जहां हम जानकारी सुरक्षित रखते हैं ताकि पूरा प्रोग्राम क्रैश हुए बिना उस डेटा का इस्तेमाल कर सकें। और इस डेटा के साथ क्या करना है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स तय करते हैं। हाँ, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स किसी भी प्रोग्राम का डिसीजन ट्री होते हैं। इनमें सबसे आम है इफ एल्स कंडीशंस। हम मशीन को लॉजिक दे रहे हैं, अगर यूजर का पासवर्ड सही है तो उसे लॉगिन करने दो, वरना उसे एरर मैसेज दिखाओ। ये एक बहुत ही स्पष्ट और इमोशनलेस लॉजिक गेट है। यहाँ बात बहुत ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि कोडिंग की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है DRY, यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब खुद को ना दोहराएं। हाँ, प्रोग्रामर्स अपने टाइम और एफर्ट को लेकर बहुत असावधान रहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत आलसी होते हैं, लेकिन अच्छे अर्थों में। अगर उन्हें कोई एक काम 2 या 3 बार से ज्यादा करना पड़े तो वो इसे मैन्युअली करने के बजाय एक फंक्शन लिख देते हैं जो उस काम को ऑटोमेट कर देता है। बिल्कुल, वो फंक्शन उस काम को ऑटोमेटिक कर देता है, जिससे उनका समय और कॉग्निटिव फ्रिक्शन बचता है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो क्या आपको इसमें और मनी मैनेजमेंट में कोई समानता नजर नहीं आ रही? दोनों ही जगहों पर हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जो हमारे बिना काम कर सके। ओह, 1 मिनट, ये सच में सोचने वाली बात है। चलिए इन दोनों को आपस में जोड़कर देखते हैं। आपने कोडिंग में वेरिएबल्स की बात की जो डेटा को सुरक्षित रखते हैं। हाँ, और फाइनेंस में हमारे अलग अलग बैंक अकाउंट्स या बजट की कैटेगरीज क्या हैं? वे भी तो पैसों के लिए वेरिएबल्स ही है ना। हम अपनी इनकम नाम के डेटा को अलग अलग वेरिएबल्स, नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट्स में असाइन कर रहे हैं ताकि फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश ना हो। बिल्कुल। और अब उन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देखें। कोडिंग का वो इफ एल्स लॉजिक असल में हमारी वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता ही तो है। मतलब जैसे हम रूल्स बनाते हैं। हाँ, मान लीजिए किसी ने अपने लिए नियम बनाया, अगर मेरे पास महीने के अंत में इमरजेंसी फंड से ज्यादा पैसा है तो मैं उसे इंडेक्स फंड में निवेश करूंगी, वरना मैं अगले महीने बाहर खाने का बजट कम करूंगी। ये क्या है? ये तो हमारे जीवन का इफ एल्स लूप है। हम अपने इमोशंस को हटाकर एक प्योर लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं। एकदम सही। और वो DRY सिद्धांत, खुद को ना दोहराएं। जब हम अपने बैंक अकाउंट में ये सेट करते हैं कि हर महीने की 5 तारीख को सैलरी से एक निश्चित रकम अपने आप यानी ऑटो डेबिट होकर म्यूचुअल फंड में चली जाए, तो असल में क्या हो रहा है? हम अपने वॉलेट के लिए एक ऑटोमेटेड फंक्शन ही तो लिख रहे हैं। बिल्कुल। हमें हर महीने बैठकर ये सोचना नहीं पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता कि इन्वेस्ट करें या इस पैसे से शॉपिंग कर लें। हमने उस कॉग्निटिव फ्रिक्शन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अपने फाइनेंस पर DRY सिद्धांत लागू कर दिया है। ये सच में एक आहा मोमेंट है। दोनों फील्ड्स बिल्कुल एक ही तरह से सोच रही हैं। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सब कोडिंग सीखना, फाइनेंस मैनेज करना, सिस्टम डिजाइन समझना केवल इसलिए है ताकि हम एक अच्छी नौकरी पा सकें,
या अपने रिज्यूमे को बेहतर दिखा सकें? हाँ, लोगों को अक्सर यही लगता है। हमारी एक स्रोत IMS इंडिया की गाइड बताती है कि बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए प्रोफाइल बिल्डिंग में ये प्रोजेक्ट्स बहुत काम आते हैं। ये सच है कि ये हमें भीड़ से अलग करते हैं, लेकिन अगर हम सतह से थोड़ा और नीचे जाएं, तो मोहित मंगल के करियर फ्रेमवर्क में एक बहुत ही शानदार थियरी है, OAIP, यानी ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी। ये OAIP फ्रेमवर्क इस पूरी चर्चा में कहाँ फिट बैठता है? ये फ्रेमवर्क बताता है कि जब हम किसी स्किल को गहराई से सीखते हैं, तो वो केवल हमारे एप्टीट्यूड यानी कौशल को नहीं बढ़ाती, बल्कि वो हमारी पर्सनैलिटी यानी पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। अच्छा। जब लोग कोडिंग और फाइनेंस के सजा लॉजिक को जिंदगी में उतारते हैं, तो उनकी तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल थिंकिंग बहुत मजबूत हो जाती है। हम समस्याओं को इमोशनल होकर देखने के बजाय उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना सीख जाते हैं। कंपोनेंट ब्रेकडाउन। हाँ, और सबसे बड़ी बात, यह हमें किसी भी इंसान, किसी भी कंपनी या किसी भी परिस्थिति पर पूरी तरह निर्भर होने से बचाती है। हम मैनिपुलेट नहीं होते क्योंकि हमें सिस्टम के पीछे का लॉजिक पता होता है। यानी ये केवल पैसे को मैनेज करना या कंप्यूटर को निर्देश देना नहीं है, ये असल में अपने खुद के सोचने के तरीके को प्रोग्राम करना है। हम अपनी जिंदगी के फैसलों के खुद डिजाइनर बन रहे हैं। और ये डिजाइनिंग रातों रात नहीं होती। हमारे पास जो आखिरी स्रोत है, इमर्स्ड एजुकेशन, उसमें उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि अच्छा लिखना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक मसल की तरह है। आप जितना ज्यादा लिखेंगे, वो मसल उतनी ही मजबूत होगी। कोडिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। मतलब पहली बार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जब हम पहली बार अपना बजट बनाएंगे, तो वो फेल होगा। हम महीने के बीच में ही अपना सारा पैसा खर्च कर बैठेंगे। जब पहली बार कोड लिखेंगे, तो स्क्रीन पर लाल रंग के एरर्स आएंगे, प्रोग्राम क्रैश होगा। पर इसे छोड़ना नहीं है? नहीं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम फेल हुए। महत्वपूर्ण ये है कि हम उस एरर को डीबग करना सीखते हैं। हम वापस जाते हैं, देखते हैं कि सिस्टम में लीकेज कहाँ है, लॉजिक कहाँ टूटा है, और उसे सुधारते हैं। डीबगिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंस का हिस्सा नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन सारे स्रोतों, गाइड्स और ट्यूटोरियल्स का निचोड़ क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई कोड लिखना सीखता है या जब अपना पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, तो वो केवल एक स्किल नहीं सीख रहा होता, वो अपनी पूरी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हाथ में ले रहा होता है। बिल्कुल। हम अपने भविष्य की आज़ादी का ब्लूप्रिंट खुद तैयार कर रहे होते हैं, ताकि कोई और हमारे लिए ये तय ना करे कि हमें अपना समय और ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है। और ये आज़ादी इस बात की मोहताज नहीं है कि बैकग्राउंड आर्ट्स का है, साइंस का है, या कोई अपना करियर अभी शुरू कर रहा है। लॉजिक हर जगह समान रूप से काम करता है। हमें बस उस सिस्टम को समझना है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हर कोई एक विचारोत्तेजित सवाल पर गहराई से सोचे। हमने शुरुआत में कहा था कि आज़ादी कोई स्विच नहीं है जिसे बस चालू किया जा सके, ये एक सिस्टम है। सही। जरा इस बारे में सोचिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की आदतों, हर रोज के वित्तीय फैसलों और समय बिताने के तरीके को एक ओपन सोर्स कोड मान लें, एक ऐसा कोड जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति पढ़ और देख सकता है, तो क्या वो कोड बिना क्रैश हुए सक्सेसफुली रन करेगा? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर उस कोड में बहुत सारा बैड डेट, खराब लॉजिक और ऐसे इनफाइनाइट लूप्स भरे हुए हैं जो बस ऊर्जा सोख रहे हैं और कहीं पहुंचने नहीं दे रहे हैं? याद रखिए, अगर हम अपने जीवन का सोर्स कोड खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और हमारे लिए उसे लिख देगा, और वो कोड उनके फायदे के लिए डिजाइन किया गया होगा, हमारे लिए नहीं। अपना सोर्स कोड खुद लिखिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने सिस्टम को मजबूत बनाते रहिए।